नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक ऐसी खबर जो आपको चौंका सकती है, कुछ सोचने पर विवश कर सकती है और बदलते नए समीकरणों के संदर्भ में विश्लेषण करने को मजबूर कर सकती है। खबर बहुत सामान्य है, लेकिन वो भारत के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी होना चाहिए। और चर्चा इसलिए भी मौजू है कि सीमा पर अगर कोई तनाव की स्थिति है, उसको बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए तो यह बेहतर है। लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा कि भारत अपने दो पड़ोसी मुल्कों के साथ कोई भी वार्ता करे और उस पर पूरा भरोसा कर ले कि वो वार्ता पूरी तरह से सफल हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलएसी के मुद्दे पर। एलएसी पर शांति कायम करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, गलवान घाटी प्रकरण के बाद सीमा पर जिस तरह से तनातनी की स्थिति भारत और चीन के बीच में हुई, उसको एक बार सैनिक गतिरोध के चलते ऐसा लगा कि दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। कारण यह था कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया चीन की आर्मी को। चीन की पीएलए जो उनकी मुख्य आर्मी है, उसके मुख्य कोर है, और खास करके लद्दाख डिवीजन की जो कोर है, उसको ये लग गया कि भारतीय आमने सामने की लड़ाई में, खास करके पहाड़ों पर दुर्गम परिस्थितियों में, दुर्गम स्थितियों में जो लड़ाई होती है, उसमें वो कहीं से भी पीछे नहीं ढकेल सकते। लेकिन चोरी छिपे अंदाज में चीन जिस तरीके से 5 दशकों से करता आया है, कुछ ऐसे एरियाज में जहां की सीमा का कोई निर्धारण ही नहीं है, वहां पर एंट्री हुई और उसके कारण दोनों के बीच एक गतिरोध हुआ और उसी मुद्दे पर 15वें दौर की एक वार्ता भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच हुई। वो वार्ता क्यों महत्वपूर्ण है, किस कारण से जब वो 15वें दौर की वार्ता हुई तो महत्वपूर्ण क्यों है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई है और ये एक यूजुअल बैठक थी गतिरोध को कम करने के लिए। भारत चीन के बीच 15वें कोर कमांडर की बैठक, और उसमें चीन को भारत ने दो टूक कहा है कि आप जहां पर रुके हैं वहां से वापसी करें, और पूरी तरह से जब तक चीन नियत स्थानों से पीछे नहीं हटता तब तक भारत उसका विरोध करेगा। देपसांग डेमचोक से भी फौज हटाए, ये भारत ने चीन की आर्मी से मांग की है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 की स्थिति में चीन पहुंचे, ये भी एक बड़ी मांग है। और इसके साथ साथ दोनों के बीच 15वीं सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हुई है और उस वार्ता में भारत दो टूक कहने की स्थिति में बराबर रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा जोर दिया गया है। और कारण यह है कि गलवान से लेकर के पैंगोंग से झील तक भारत ने चीन को उस स्थिति में जाने के लिए पहले के वार्ताओं में मजबूर किया। देपसांग और डेमचोक से फौज हटाने की बात भारत क्यों कर रहा है, यह हम आपको बताएंगे। देपसांग और डेमचोक ये वो स्थान है, देपसांग और डेमचोक ये वो स्थान है जहां पर भारत के साथ चीन की जो वार्ता है उस पर भारत चीन को मजबूर कर रहा है और चीन ने उसकी बात को सुना है। हालांकि इसमें अभी कोई हल नहीं निकला है और किसी बड़े आशा के साथ हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि ये तत्काल हल हो जाएगा। लेकिन सेना जहां पर रुकी हुई है उससे चीन वापसी करे, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस जिस स्थान पर सेना वहां पर रुकी है वहां से वो वापसी कर ले। और ये वो स्थान है जहां पर भारत चाहता है, खास करके देपसांग और डेमचोक ये दो स्थान है जहां पर चीन कहता है कि वो उसका स्थान है। भारत कहता है कि पूर्व 2020 की स्थिति में पहले चीन आए। और 15वें दौर की इस वार्ता में भारत ने दो टूक कहा है कि ऐसा करना ही होगा। देपसांग और डेमचोक, हम आपको बता दें कि गलवान और पैंगोंग से झील तक भारत की जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में चीन को पीछे जाने के लिए भारत ने मजबूर किया
और दोनों के बीच सहमति बनी। अब डेपसांग और डेमचोक को लेकर के भारत जो वार्ता कर रहा है और 15वें दौर में जो वार्ता हुई है, इसमें कोई बड़ी सहमति नहीं बनी, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि ऐसा करना ही होगा। सवाल यह है कि भारत इतने तल्ख अंदाज में और सख्त तेवर के साथ ये कहने को क्यों आगे आया और चीन ने उसकी बात को क्यों बड़े ध्यान से सुना। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ और तत्काल निर्णय इस तरह की स्थितियों में हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी जमीन पर पहले से अधिग्रहण कर रहे हैं और भारत कहता है कि चीन भारत के क्षेत्र में घुस आया है। और इसलिए चूंकि सीमा का निर्धारण नहीं है, इसलिए गलवान से लेकर के पैंगोत्से तक ये स्थिति बनी थी और उसको निपटाया गया। उसमें दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ा क्योंकि आमने सामने की स्थिति थी। और एक समय तो ऐसा भी आया जब 100 से 200 मीटर की दूरी पर दोनों की सेनाएं खड़ी थी। वो स्थिति फिलहाल नहीं है। हम आपको वो कारण बताते हैं। पहला कारण यह है कि भारत और चीन दोनों इस समय दो युद्धरत देशों के साथ राजनयिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि रूस और चीन इस समय यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के सामने कि वो दो एक बड़े रणनीतिक सहयोगी हैं। यह प्रोजेक्शन चीन ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का प्रयास, रूस इस बात को समझ रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस के बीच एक बड़े ब्रिज की भूमिका अदा कर सकता है। अर्थात उस समय भारत अगर अमेरिका और रूस के बीच में आएगा तो 5 या 10% ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं और वार्ता की कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जबकि चीन और रूस के गठजोड़ से अमेरिका कतई रूस से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका मानता है कि ताइवान से लेकर के अन्य व्यापारिक मुद्दों पर अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी और दुश्मन है चीन। लेकिन भारत और अमेरिका का रणनीतिक सहयोग है, आर्थिक सहयोग है और साथ ही साथ सामरिक मामलों के उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जहां दोनों बहुत बड़े रक्षा सहयोगी भी हैं। और यही स्थिति भारत की रूस के साथ है। इसलिए रूस ने अगर चीन को अपना दोस्त माना है इस परिस्थिति में, जबकि सुरक्षा परिषद से लेकर अन्य सभी स्थानों पर रूस का चीन ने खुल करके साथ दिया, लेकिन उसमें चीन का हित छिपा हुआ है। इस बात को रूस के राजनयिक और व्लादिमीर पुतिन समझ रहे हैं, लेकिन भारत का रूस का साथ देना किसी भी तरह का कोई ऐसा हित नहीं है। उसमें सिर्फ एक सैद्धांतिक तौर पर दोस्ती निभाने की बात है, जो भारत ने अपनी ताकत के दम पर अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों और पश्चिमी देशों को, यहां तक कि नाटो के देशों को करके यह दिखाया है कि वो किसी के दबाव में रूस का विरोध नहीं कर सकता। और यूएनजीए की बैठक और यूएनएससी की बैठक में, जहां वो परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन तात्कालिक तौर पर जब वो मेंबर था, उस समय भी भारत ने वो भूमिका अदा की जिसके कारण रूस को एक बड़ी ताकत मिली। और शायद यही कारण था कि फ्रांस और जर्मनी ने भी कहा है कि भारत के राजनयिक पहल और वहां के राजनयिक बहुत ज्यादा समझदार हैं और किन परिस्थितियों में क्या कुछ करना है वो ये जानते हैं। और ठीक यही बात हुई कि उन तमाम राजनयिक बैठक और उनके पहल के चलते प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से 2 बार प्रत्यक्ष रूप से, और बताया तो यह जा रहा है कि 3 से 4 बार बात हुई। और उस वार्ता में रूस और यूक्रेन किस तरीके से डेडलॉक तोड़ करके किसी भी राजनयिक वार्ता के लिए तैयार हो, उसकी भूमिका बनी है। चीन के राजनयिक और वहां की सरकार इस बात को समझने लगी और अब चीन ने यह समझ लिया कि रूस का साथ उन्होंने दिया भले है, लेकिन भारत के किसी रिफ्ट के मुद्दे पर या भारत के साथ किसी भी संघर्ष के मुद्दे पर रूस चीन का खुला समर्थन नहीं कर सकता। इस बात को अब रूस ने चीन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर समझा दिया है। इसलिए जब यह वार्ता चली तो चीन ने यह आकलन कर लिया कि किसी भी राजनयिक मुहिम में अब भारत का साथ रूस भी देगा और अमेरिका भी देगा, और पश्चिम के वो देश खास करके जर्मनी और फ्रांस भी देंगे। ऐसे में चीन इस वार्ता को, जो कि यूजुअल था, जिसको होना ही था, उसमें
हालांकि अपने तेवर के साथ वार्ता के लिए आ गया है। यह सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता थी, किसमें कोई राजनयिक पहल नहीं हुई है। लेकिन वर्तमान स्थितियों में जब कोई सैन्य स्तर की वार्ता होती है तो उसमें डिप्लोमैटिक इनपुट्स भी सैन्य कमांडर्स तक पहुंचाए जाते हैं, और उस पर जो चर्चा हुई उसके भारत ने दो टूक ये कहने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत अब अपने तेवर को और सख्त करने जा रहा है, और वो ये है कि चीन जहां जहां भी तैनात है और भारत का जहां जहां भी विरोध है, वहां पर 2020 मार्च के पहले की स्थिति में आना ही होगा। यह भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यहां पर कोई भी वार्ता, कितने भी दौर की वार्ता आगे हो जाए, आगे भी चले, उसमें भारत कहीं से समझौता नहीं करने वाला। और अब इस बात को चीन ने समझ लिया है। इसलिए डेमचौक और डेप्सांग दो ऐसी जगह है जो रणनीतिक रूप से भारत और चीन के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां से अगर चीन पीछे हट जाता है तो सामरिक तौर पर भारत, चीन और पाकिस्तान की जो गलबहियां चल रही हैं, जो गठजोड़ चल रहा है, उस पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से नजर रखने की एक बड़ी मुहिम चला सकता है, अपने आप को ज्यादा सशक्त रूप से वहां पर अपने की स्थिति को बना करके। सैन्य स्तर पर यह सारी जो सोच है, उसी के साथ बदले हुए माहौल में 15वें दौर की सैन्य कमांडर की वार्ता में भारत ने दो टूक अंदाज में यह समझाने की चीन को कोशिश की है कि वो अनर्गल प्रलाप न करे और रूस के साथ दोस्ती का जो दिखावा कर रहा है और पाकिस्तान को अपना परस्ती करने के लिए मजबूर कर रहा है, भारत भी राजनयिक तौर पर एक ऐसी स्थिति बनाता जा रहा है कि चीन गलतफहमी में ना आए और किसी भी संघर्ष की स्थिति में उसको रूस का साथ नहीं मिलने वाला। और अगर साथ मिलेगा भी तो रूस बैलेंस करेगा, उसमें न वो भारत को नाराज कर सकता है और न चीन को नाराज कर सकता है। अगर हम रूस के नजरिए से देखें, अगर हम एक राजनयिक पहल के नजरिए से देखें, इसलिए इस बार की जो 15वें दौर की वार्ता है, उस वार्ता में भारत ने स्पष्ट शब्दों में चीन को संकेत कर दिया है कि अब आगे की जितनी भी वार्ताएं होंगी, उस वार्ता में एक ही मुद्दा होगा, आप जिस स्थान पर 2020 के पहले थे उस स्थान से लौटें और वहां पर जाएं। वहां पर पहुंचने के पहले भी हम नहीं मानेंगे कि यह वार्ता सफल रही। इसलिए इतने सख्त तेवर और सख्त अंदाज में यह बात कही गई है, जहां तक सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता है, और यह वार्ता 15वें दौर की है। इस वार्ता में हम यह ना माने कि यह किसी तात्कालिक उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यह वार्ता हुई। इस वार्ता का समय सब कुछ निर्धारण था, लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं, वर्तमान वैश्विक परिवेश की अगर हम बात करें, उन परिस्थितियों का जो इनपुट रहा है, उस इनपुट्स के आधार पर भारत ने अपने तेवर को ज्यादा सख्त किया है। और चीन ने उस स्थिति को स्वीकार करते हुए, हालांकि एक ऐसा देश जो मक्कारी की पराकाष्ठा के लिए जाना जाता है, उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसमें उसने रिफ्ट को बरकरार माना है। अब आगे किसी भी आने वाली वार्ता में जब दोनों अपनी ताकत के साथ फिर वार्ता करेंगे तो कोई भी डेडलॉक टूट सकता है। उस स्थिति में दोनों पीछे हटने के लिए तैयार हो सकते हैं, और अगर यह स्थिति बनी तो एलएसी पर जारी तनाव कुछ कम होने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर के इस बार की 15वें दौर की वार्ता रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपने ताकत का अंदाजा लगाया है, और उसी के कारण उस राजनयिक इनपुट के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए सैन्य स्तर पर सैन्य कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, उस वार्ता में दोनों ने अपने तेवर दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत का तेवर ज्यादा सख्त रहा, और इस सख्त तेवर का परिणाम आने वाले समय में बेहतर हो सकता है। एवी स्टार न्यूज पर हम आपसे वादा करते हैं कि समय से पहले उन तमाम राजनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर एक ऐसे पक्ष को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे जिसकी चर्चा आप अन्यत्र कहीं भी नहीं सुनते। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में हमने इस बैठक पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के और भी तमाम अन्य मुद्दों पर हम अपना पक्ष आपके सामने रखते रहेंगे। इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।